लगभग 322 ईसा पूर्व के आसपास, जब भारतीय उपमहाद्वीप अनेक छोटे छोटे जनपदों और राज्यों में बंटा हुआ था और मगध में नंद वंश का शासन भारी करों, कठोर प्रशासन और जनसंतोष के कारण बदनामी का प्रतीक बन चुका था। उसी ऐतिहासिक क्षण में आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ने एक दूरदर्शी संकल्प लिया कि भारत को एक सशक्त, संगठित और नैतिक शासन की आवश्यकता है। चाणक्य की राजनीतिक सूझबूझ और रणनीतिक प्रतिभा को एक योग्य नेतृत्व की तलाश थी, जो उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में मिला। एक साधारण पृष्ठभूमि से आया, पर असाधारण साहस, महत्वाकांक्षा और सीखने की क्षमता से भरपूर युवक, जिसे चाणक्य ने राजनीति, कूटनीति, सैन्य संगठन और शासन के सिद्धांतों में प्रशिक्षित किया। दोनों ने मिलकर नंद वंश के विरुद्ध योजनाबद्ध संघर्ष किया और अंततः 322 ईसा पूर्व में नंदों का पतन कर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हुए मौर्य वंश की स्थापना की, जो आगे चलकर भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य बना। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में एक सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन विकसित हुआ, प्रांतों और जनपदों की स्पष्ट व्यवस्था बनी, कर प्रणाली को संगठित किया गया और एक शक्तिशाली सेना खड़ी की गई, जिसके बल पर उन्होंने उत्तर पश्चिम में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर अफगानिस्तान और पश्चिमोत्तर सीमाओं तक साम्राज्य का विस्तार किया तथा कूटनीतिक संधियों के माध्यम से स्थिरता स्थापित की। चंद्रगुप्त के जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी रहा कि सत्ता और वैभव के शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने जैन धर्म अपनाया, संन्यास लिया और श्रवणबेलगोला में संलेखना के माध्यम से जीवन का अंत किया, जो उस युग में त्याग और आत्मानुशासन का अद्भुत उदाहरण माना गया। उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने शासन संभाला, जिन्हें अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का संहार करने वाला कहा गया, और जिनके काल में मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक स्थिरता बनी रही तथा दक्षिण भारत तक प्रभाव मजबूत हुआ। साथ ही यूनानी शासकों के साथ कूटनीतिक संबंध कायम रहे। बिंदुसार के पश्चात सत्ता अशोक के हाथों में आई, जिनका आरंभिक शासन विस्तारवादी और युद्ध प्रधान था। पर 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध, जिसमें अभूतपूर्व रक्तपात, जनहानि और विनाश हुआ, अशोक के जीवन का निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, क्योंकि युद्ध के बाद जब उन्होंने मानवीय पीड़ा और विनाश का दृश्य देखा तो उनका अंतर्मन बदल गया और उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। इसके बाद अशोक ने धम्म की नीति को राज्य की आधारशिला बनाया, जिसमें अहिंसा, करुणा, धार्मिक सहिष्णुता, नैतिक आचरण और प्रजा कल्याण को सर्वोच्च स्थान दिया गया, और उन्होंने अपने विचारों को शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों के माध्यम से पूरे साम्राज्य में प्रसारित किया, जिनमें सारनाथ का सिंह स्तंभ आज भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। अशोक के शासन में न केवल प्रशासनिक सुधार हुए, बल्कि बौद्ध धर्म का श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया तक प्रसार हुआ, जिससे भारत की सांस्कृतिक और वैचारिक पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हुई। हालांकि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य को वह सक्षम नेतृत्व नहीं मिल सका जो इतने विशाल राज्य को एकजुट रख सके। परिणाम स्वरूप उत्तराधिकारियों की कमजोरी, प्रशासनिक शिथिलता और आंतरिक अस्थिरता के कारण साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ा और अंततः 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई, जिससे शुंग वंश का उदय हुआ और मौर्य वंश का औपचारिक अंत हो गया। किंतु इसके बावजूद मौर्य वंश की विरासत, एकीकृत भारत की अवधारणा, संगठित प्रशासन, कूटनीति, नैतिक शासन और सांस्कृतिक प्रसार भारतीय इतिहास में सदियों तक जीवित रही और आज भी भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक और नैतिक सोच की नींव के रूप में मानी जाती है।